हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे इंडिया चाइना के बीच फिर से होगी बात। जी हां, एलएसी पर हुआ है डिसएंगेजमेंट, लेकिन अब किस मुद्दे पर बात होने वाली है दोस्तों? क्यों अजीत डोभाल जी चीनी समकक्ष से करेंगे मुलाकात? क्या है कारण, तो वही बताएंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 3 नहीं अब 5 साल का होगा कार्यकाल। आखिर क्यों फैसला लिया है ऐसा शहबाज शरीफ ने? क्यों इतना बड़ा बदलाव किया है? इसी के साथ आपको बताएंगे व्लादिमीर पुतिन ने फिर अचानक कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ। क्या रहा मुद्दा, क्या ओकेजन था कि अपने आप इन्होंने मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए दोस्तों? और तारीफ में क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ बताएंगे। विधानसभा में आखिर उमर अब्दुल्ला को क्यों अचानक याद आ गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको लेकर दे दिया ऐसा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर मोदी के चाणक्य ने दिया है जवाब दोस्तों। बताएंगे क्या कहा गया है अमेरिकी चुनाव को लेकर। और इस फेस्टिव सीजन अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी भरी खबर है। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत को निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इंडिया चाइना के बीच फिर से होगी बात। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष से करेंगे मुलाकात। जी हाँ, इंडिया और चाइना के बीच सीनियर लेवल पर जल्द बातचीत शुरू हो सकती है। मंगलवार को सरकार के सूत्रों की ओर से एबीपी न्यूज को बताया गया कि भारत और चीन के बीच वरिष्ठ प्रतिनिधियों के स्तर की बात होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत के वरिष्ठ प्रतिनिधि होंगे, जबकि वो उस दौरान चीनी समकक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। वे भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए आगे के कदमों पर निर्णय लेंगे, जिसमें व्यापार, पर्यावरण, साझेदारी और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दे शामिल रहेंगे। जी हाँ, बहरहाल भारत चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की बातचीत कब होगी, इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख या शेड्यूल नहीं आया है। हालांकि इतना जरूर माना जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में हो सकती है। वैसे ये मुलाकात ऐसे समय पर होगी जब कुछ ही समय पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए समझौता हुआ था। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया दोस्तों, 3 नहीं बल्कि 5 साल का कर दिया गया है कार्यकाल। दावा यह किया जा रहा है कि उस फौज को लुभाने के लिए शहबाज सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी चीफ के कार्यकाल को अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने सोमवार को कानून में यह संशोधन किया। इसी के साथ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अब 2027 तक इस पद पर कायम रहेंगे। पहले उनका कार्यकाल 2025 में खत्म होने वाला था। आर्मी चीफ के अलावा पाकिस्तानी सेना के दूसरे सीनियर कमांडरों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इसे सदन के अध्यक्ष अयाज सादिक ने पारित कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शहबाज सरकार का यह कदम सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जियो न्यूज के मुताबिक सीनेट में इस संशोधन को पास करने में करीब 16 मिनट का समय लगा। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी ने संसद में क्या बोला दोस्तों? उन्होंने कहा कि कानून देश के हित में है ही नहीं। जी हाँ, इस अमेंडमेंट को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इमरान सत्ता से बेदखली के लिए फौज को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर चुके हैं। नेशनल असेंबली में सेशन के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद उमर अयूब ने कहा कि बिना डिबेट के संसद में इस तरह का कानून पारित करना या पारित करवाना असल में उसे कुचलने जैसा है। ये देश और हमारी सेना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने संसद सत्र के दौरान बिल की आलोचना कर दी। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों इमरान खान की पार्टी और इमरान खान खुद आर्मी पर पूरा इल्जाम थोपती है। और जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि पाकिस्तान देश को पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। शहबाज शरीफ बेशक प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, लेकिन रियलिटी क्या है हम सभी को पता है। असली प्रधानमंत्री जनरल मुनीर है अगर पावर के बेसिस पे देखा जाए तो। अब ऐसे में शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के लिए कार्यकाल का प्रस्ताव पारित करना और कार्यकाल बढ़ा देना, ये इमरान खान की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। ऐसे में शहबाज शरीफ ने ये बहुत बड़ी चाल चली अपने आप को लंबे समय तक पद ग्रहण करने के लिहाज से। तो वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने फिर कर दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा नए स्तर पर पहुंच गए हैं भारत और रशिया के रिश्ते। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रशिया के संबंध हाल ही में रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के साथ रशिया का संबंध हाल ही में रणनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के नए स्तर पर पहुंच गया है। हमारे देश द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से मिलकर काम कर
करते हैं G20 में एससीओ। और हाल ही में कजान में आयोजित हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत से इन सभी बातों की पुष्टि हुई है। उन्होंने ब्रिक्स राजदूतों से कहा है कि हम आपकी एक्टिविटी को सफल होते हुए देखने में उत्साहित है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि बुर्किना फासो, मलेशिया, भारत, नाइजर, केन्या, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और अन्य मित्र देशों के साथ मास्को के संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी और सम्मान पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान रशिया में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के अलेक्जेंडर हॉल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना विश्वास पत्र भी प्रस्तुत किया है। जी हाँ, ऐसे में थैंक यू व्लादिमीर पुतिन कहना आप लोग मत भूलिएगा पीएम मोदी और भारत की तारीफ करने के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, मौत और विनाश का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आतंकवाद पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा ही सख्त संदेश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी गतिविधियों के बीच केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने आतंकवाद का समर्थन करने और उसे बढ़ावा देने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिन्हा जी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने और उसे फैलाने वालों को मौत और विनाश का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनकी ये चेतावनी सुरक्षा और शांति बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जी हाँ, मनोज सिन्हा की यह टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान के बाद आया है। अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था, आपको याद होगा जो हमारी खबरों को देखते हैं, कहा था कि आतंकवादियों को मारने के बजाय जिंदा पकड़कर उनसे जांच की जानी चाहिए। सिन्हा ने बिना नाम लिए अब्दुल्ला की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कह दिया कि ऐसे विचार क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट खबर बता दें, अगर आज वाजपेयी जी जिंदा होते तो जम्मू कश्मीर नहीं बन पाता केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया अपनाया होता तो जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा के दौरान अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाजपेयी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में स्थिति को सुधारने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वाजपेयी 1999 में पहली बार दिल्ली लाहौर बस से पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान का दौरा किया था, जो आसान नहीं था। सदन के नेता अब्दुल्ला ने कहा कि फिर वो सरहद पर खड़े हो गए और कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वाजपेयी ने कहा था कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने असफलताओं का सामना करने के बावजूद बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उन्हें यानी वाजपेयी को जानता हूं और उनकी मंत्री परिषद के एक मंत्री के रूप में उनके साथ काम किया है। जब हम वाजपेयी को याद करते हैं तो हम उन्हें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में याद करते हैं। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर में स्थिति को सुधारने की कोशिश की, उन्होंने तनाव को कम करने की कोशिश की। ये बयान थे दोस्तों उमर अब्दुल्ला के। अब ऐसे में अचानक से जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, कहीं ना कहीं दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो? नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां मालदीव ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया वापस। बिना इजाजत तालिबानी डिप्लोमेट से की थी मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने कहा उन पर अब होगी कार्रवाई। दोस्तों, मालदीव ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हाई कमिश्नर मोहम्मद तोहा को वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल तोहा ने 1 नवंबर को इस्लामाबाद में तालिबान के डिप्लोमेट सरदार अहमद शाकिब से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान मालदीव के रिश्तों पर चर्चा हुई। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को इस बैठक की इजाजत नहीं दी थी, इसी वजह से सरकार ने उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मालदीव मिशन की वेबसाइट से भी तोहा का नाम हटा दिया गया है। मालदीव की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोहा को इस साल जुलाई में पाकिस्तान में बतौर हाई कमिश्नर भेजा गया था। मालदीव की सरकार ने तोहा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं बता दें, आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आए भारत और नाइजीरिया, डोभाल और रिवार्डू के बीच हुई अहम चर्चा। दोस्तों, भारत के NSA अजित डोभाल और नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नूह रेवाडू के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अजित डोभाल के निमंत्रण पर नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नूह रेवाडू 4 से 5 नवंबर 2024 को भारत के दौरे पर है। नूह रेवाडू का यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक और आतंकवाद विरोधी वार्ता हुई है। अपनी यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसर का भी दौरा किया है। जी हाँ, भारत और नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ, साइबर स्पेस के माध्यम से साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी से उत्पन्न खतरों को लेकर गहन चर्चा की। इस दौरान चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक तौर पर भारत नाइजीरिया के बीच साझेदारी बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। साथ ही बता दें, पाकिस्तान के पंजाब की CM मरियम नवाज अस्पताल में भर्ती। आखिर नवाज की बेटी को क्या हो गया बता दें, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को स्वास्थ्य समस्याओं के चलते लाहौर के शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रांतीय सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि उन्हें
रविवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी स्थिति का परीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक मरियम नवाज गले के संक्रमण से पीड़ित थी और इस वजह से पिछले कुछ समय से उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। बोलने में तकलीफ हो रही थी। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती रखने का निर्णय लिया। जी हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने भारत पर एक बेबुनियाद आरोप लगाया था, वो था पॉल्यूशन का, क्योंकि 1900 के पार पहुंच चुका है AQI लेवल लाहौर में, और ऐसे में इन्होंने ये आरोप मढ़ दिए भारत पर। दोस्तों साथ ही साथ आपको नेक्स्ट खबर बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को कर दिया बर्खास्त। क्या थी वजह? जो विरोध में भी सड़क पर उतर गए लोग बता दे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात इजराइल के रक्षा मंत्री योआब गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। इसके पीछे पीएमओ की ओर से तर्क दिया गया है कि युद्ध प्रबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे थे। पीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान के अनुसार कार्य को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। तो उधर नेतन्याहू के इस फैसले का विरोध शुरू हो चुका है। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री पद से हटाए गए गैलेंट ने भी सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए काम करना ही उसके जीवन का मिशन रहेगा। हालांकि नेतन्याहू के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी कर रहे हैं। इजराइल के पीएम और उनके घर के आसपास सभी सड़कें बंद कर दी गई है। साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, क्या स्विंग स्टेट ही बनाएंगे अमेरिका में नया किंग? डोनाल्ड ट्रंप ने डाला वोट और कर दिया बड़ा ऐलान। क्या ऐलान किया है बता दें। वोट डालने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें बहुत भरोसा है कि वे चुनाव जीतेंगे और ये बहुत करीबी मुकाबला भी नहीं होगा, जबकि उन्होंने निराशा व्यक्त की है कि परिणाम घोषित होने में कुछ समय लग सकता है। ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि हम हर जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी ओर से चलाए गए 3 अभियानों में से सर्वश्रेष्ठ था। ट्रंप ने कहा कि यह बहुत करीबी मुकाबला नहीं होगा, लेकिन इसे प्रमाणित करने में बहुत समय लगेगा। जी हाँ, दरअसल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपना वोट डाल दिया है। पूर्व राष्ट्रपति अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ पाम बीच में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। दोस्तों अमेरिका में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका की धरती पर मौजूद लोगों ने तो वोट डाला ही डाला, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स ने भी अमेरिकी चुनाव में अपना वोट डालेंगे। जी हाँ, कैसे डालेंगी वोट आपको बता दें। साल 1997 से ही नासा के एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से चुनाव में वोटिंग करते आए हैं। स्पेस स्टेशन में मौजूद ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी से एस्ट्रोनॉट्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के जरिए वोटिंग करते हैं। दरअसल सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रों को स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स उस पर वोट डालते हैं। वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। दरअसल नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष संचार और नेविगेशन कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत जब कोई एस्ट्रोनॉट किसी मिशन पर जाता है तो उसे पहले ही मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट को पोस्ट कार्ड आवेदन भरना होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रात कमला हैरिस के सम्मान में हो रही पार्टी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हुआ और रात में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस के सम्मान में आयोजित पार्टी की मेजबानी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में यह पहली बार होगा जब मतदान की रात किसी उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय परिसर में पार्टी आयोजित की जाएगी। हैरिस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1986 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विधि के छात्र नाइजल जॉनसन इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का यूक्रेन और गाजा पर क्या असर पड़ने वाला है। यूरोप अभी से ही परेशान है, नाटो पर भी संकट दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव कोई भी जीते, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम का असर पूरी दुनिया पर होगा। इस बीच इस बात पर कयासबाजी हो रही है कि यूक्रेन और गाजा समेत वैश्विक संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम का क्या असर होगा। अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो अपनी विदेश नीति कैसे बनाएंगे और कमला हैरिस अमेरिका को कैसे चलाएंगी। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नाटो समेत यूरोपीय देश अलग टेंशन में हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप की जीत होती है तो नाटो फिर कमजोर पड़ेगा और यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव पड़ेगा। तो वहीं कमला हैरिस उन्हें कुछ रियायत दे सकती है और अमेरिका इसका भार खुद उठाने को तैयार हो सकता है। तो वहीं दोस्तों पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर मोदी जी के चाणक्य यानी जयशंकर जी ने बयान दिया, कह दिया नतीजे कोई भी हो बस रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को कहा कि भारत ने अमेरिका के पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान उसके साथ अपने संबंधों में लगातार प्रगति देखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, अमेरिका के साथ उसके संबंध और मजबूत ही होंगे। कैनबरा में अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में जयशंकर जी ने क्वाड के भविष्य के बारे में भी आशा व्यक्त की। क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। वहीं आपको बता दें, हिंदू मंदिर पर बड़ा हमला, भारत ने दिखाई आंख तो हरकत में आई कनाडा की सरकार। पुलिस अफसर सस्पेंड, 3 को किया अरेस्ट। जी हाँ, ये नया अपडेट निकलकर सामने आया है दोस्तों कनाडा से, जहां ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले और हिंदुओं की पिटाई के मामले में कनाडा पुलिस ने पहली बड़ी
कार्रवाई की है। पील क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी सार्जेंट हरिंदर सोही को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। हरिंदर को हमला करने वाले खालिस्तान समर्थक समूहों के साथ भाग लेते देखा गया था। रविवार को हिंदू सभा मंदिर में विरोध प्रदर्शन के वीडियो में उनकी पहचान की गई थी। सार्जेंट हरिंदर सोही को खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए भी कैमरे में कैद किया गया था, जबकि विरोध प्रदर्शन में अन्य लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो वहीं इन प्रदर्शनों पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी की तैनाती भी की गई है। तो वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने जयशंकर के समक्ष कनाडा में सिखों को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, विदेश मंत्री जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर गए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष के समक्ष इस आरोप से संबंधित मुद्दे को उठाया कि भारत ने कनाडा में सिख कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ कनाडा के आरोपों पर तब चर्चा की जब वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में थे। वोंग ने कहा कि सिख समुदाय के लिए उनका संदेह यह है कि लोगों को ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित और सम्मानित तरीके से रहने का अधिकार है, चाहे वे कोई भी हो। साथ ही साथ आपको बता दें, गुजरात से बड़ी खबर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अंडर कंस्ट्रक्शन पुल ढह गया, मलबे में दब गए मजदूर। अब तक 3 मजदूरों की मौत की खबर है। जी हाँ, गुजरात के आणंद जिले में मंगलवार शाम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्माण स्थल पर बना एक अस्थायी यानी टेम्परेरी ढांचा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक गौरव जसानी ने बताया कि यह घटना वसाड़ गांव में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने इससे पहले बताया था कि निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। तो वहीं बता दें, पुरी के राजा ने दी धमकी, इसीलिए इस्कॉन को रद्द करनी पड़ गई भगवान जगन्नाथ की यात्रा। क्या है वजह बता दें, पुरी के पूर्व राजा द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन को ह्यूस्टन में अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा रद्द करनी पड़ेगी। इस्कॉन के सूत्रों ने बताया कि 9 नवंबर को बोस्टन में होने वाली रथ यात्रा रद्द कर दी गई है, क्योंकि संगठन भगवान जगन्नाथ के उड़िया भक्तों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। हालांकि इस्कॉन ने कहा कि वो संकीर्तन यात्रा का आयोजन करेगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या ईरान पर बमबारी की तैयारी में है अमेरिका। मध्य पूर्व में तैनात किए 6 B-52 बम वर्षक, चरम पर पहुंच गया तनाव। दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में अपने 6 B-52 बम वर्षक विमानों को तैनात किया है। इसकी पुष्टि एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से किया है। अमेरिकी B-52 बम वर्षक परमाणु हमला भी करने में सक्षम है। इसके अलावा ये पारंपरिक बमबारी भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, ब्रिटिश क्वीन कैमिला की तबियत बिगड़ी, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम कर दिए गए रद्द। जी हाँ, ब्रिटिश क्वीन कैमिला के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। बर्मिंघम पैलेस ने आज बताया कि रानी एक छाती के संक्रमण से ग्रस्त है और इस कारण उन्होंने इस सप्ताह के अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द का निर्णय लिया है। 77 वर्षीय कैमिला किंग चार्ल्स III की पत्नी के रूप में यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी है। दोस्तों, वहीं बता दें, नहीं रही लोक गायिका शारदा सिन्हा, 72 की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ उनका निधन। जी हाँ, भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। ये उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुख भरी खबर है। अपनी मधुर आवाज से फैंस का दिल जीतने वाली शारदा सिन्हा जी अब हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई है, लेकिन उनकी आवाज सदा चाहने वालों का मनोरंजन करती रहेगी और इसी के साथ सिंगर सभी की यादों में जिंदा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके जाने के बाद शोक जताया। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए गए मैथिली और भोजपुरी के लोक गीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना वाकई में संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। बहरहाल दोस्तों, हमें पता है कि आपने शारदा सिन्हा के काफी सारे गाने सुने होंगे। अगर वाकई में उनके गाने आपने सुने हैं दोस्तों, तो कमेंट में उनके बारे में 2 बातें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा उनके प्योर सोल को। तो वहीं आपको बता दें, किसानों को आर्थिक मदद, महिलाओं को पुलिस में नौकरी, महायुति ने किया 10 गारंटी का ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया। महायुति ने अपनी 10 गारंटी में किसान और महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को 1500 से बढ़कर 2100 रुपए कर दिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25,000 महिलाओं की पुलिस बल में भर्ती करने की योजना का भी ऐलान किया। वहीं बता दें, दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगा 1 दिन का अवकाश। एलजी के प्रस्ताव पर सीएम आतिशी की हरी झंडी। जी हां, राजधानी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर 7 नवंबर को अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीएम आतिशी ने कहा कि छठ पर्व पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। एलजी के प्रस्ताव को सीएम आतिशी ने हरी झंडी दिखा दी। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें छठ के दिन
छुट्टी की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में छठ पूजा पर मिलने वाले इस छुट्टी को लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। आखिरकार यूं ही महापर्व नहीं कहा जाता छठ पूजा को। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें सोने चांदी की कीमतों में अचानक गिरावट, त्योहार के बाद कम हुई खरीदारी लागत। दोस्तों, दिवाली के पहले सोने और चांदी के भाव में भारी उछाल देखने को मिला था, जिससे त्योहारी सीजन में खरीदारी करना महंगा पड़ गया था। लेकिन 5 दिनों के खास पर्वों के समाप्त होते ही सोने और चांदी के भाव में राहत देखी जा रही है। 5 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 5 नवंबर मंगलवार को 22 कैरेट सोना 73,700 रुपए के बजाय 73,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और 24 कैरेट सोना 80,400 रुपए से घटकर 80,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जी हाँ, वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है और ये 97,000 रुपए की बजाय 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली खबर में दोस्तों, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से।